हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है विसल। हाल ही में आई एक बहुत जबरदस्त हॉरर मूवी है, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की कोई भी चीज जिस वक्त क्रिएट की जाती है, जिस वक्त बनाई जाती है, उसी वक्त उसके खत्म होने का, उसके मरने का टाइम भी डिसाइड हो जाता है। जब तक कि कोई चीज आके, कोई जरिया आके उसे उसकी मौत के साथ, उसकी डेथ के साथ मिला ना दे। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें एक बास्केटबॉल मैच का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम दो दोस्तों यानी डीन और मैसन को खेलते हुए देखते हैं। अभी ये लोग खेल ही रहे होते हैं कि मैसन को बार बार उसके आसपास मुख्तलिफ रूहें, मुख्तलिफ एंटिटीज नजर आती है, जिसमें ज्यादातर उसको लगता है कि जैसे ये रूहें पूरी तरह से जल चुकी हैं। डीन मैसन की हेल्प करता है और मैसन आखिरी गोल कर देता है, उसकी टीम ये मैच जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो बेचारा ये खुशी सेलिब्रेट कर पाता, एकदम से जला हुआ साया उस पर हमला करता है। मैसन डरता है, भाग कर अपनी टीम के लॉकर रूम में चला जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला होता है और वो एंटिटी जो उसे इतने बड़े क्राउड के अंदर मारने की कोशिश कर रही थी, पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो अब इस जगह पर भारी कदमों के साथ एंटर होती है। और मैसन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन शायद उसे पता है कि ये चीज किस वजह से उसका पीछा कर रही है। वो एक स्कलनुमा चीज को नीचे रखता है और फिर इसे डंबल से तोड़ देता है, क्योंकि दोस्तों उसकी सोच के मुताबिक इसे तोड़ने से शायद ये एंटिटी उसका पीछा करना छोड़ देगी। और ऐसा ही होता है। कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। मैसन अपने आसपास देखता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। और अचानक से उसकी टीम अंदर एंटर होती है और मैसन मुस्कुराता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसकी जान बच गई है। एंटिटी उसे छोड़कर जा चुकी है और अब मैसन नहाने के लिए शावर में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी की पानी के नीचे जल कर मौत लिखी है तो फिर ऐसे ही आनी है। एकदम से उसके पीछे दोबारा से वो एंटिटी आकर खड़ी हो जाती है। मैसन के मुंह में अपना हाथ डालती है और मैसन की बॉडी जलने लग जाती है। पानी के बीच उसे आग लग जाती है। मैसन के दोस्त डीन और टैनर उसे देखने के लिए आते हैं, जबकि वो पूरी तरह से जल रहा होता है। उसे बचाने का कोई चांस नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी मूवी का ओपनिंग सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब हमारी मूवी इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद स्टार्ट होती है। यहाँ हम एक गर्ल को जिसका नाम चार्ली है एक टाउन में आते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे इस टाउन की सबसे फेमस चीज ऑटो क्रशिंग गैराज नजर आता है और उसके बाद उसे एक चर्च नजर आता है। टाउन में जाने के बाद वो अपने कजन रेल से मिलती है और ये दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। आज क्रिस का स्कूल में पहला दिन है। वेल, जो कि क्रिस का कजन है, स्कूल में जाते ही सबसे पहले उसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप से मिलाता है और यहाँ पर उसे वो अपनी सबसे फेवरेट गर्ल ग्रेस से भी मिलवाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और गर्ल होती है जिसका नाम एली है। वो क्रिस को देखते ही बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्ट करती है। और अब दोस्तों, क्रिस अपना लॉकर खोलती है जिसके ऊपर हॉर्स लिखा होता है, जो कि उसी लड़के यानी मैसन का निक नेम था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में मरते हुए देखा था। इट्स मीन कि ये लॉकर उसका है और अब चूंकि क्रिस यहाँ पर आ गई है तो उसे ये लॉकर दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही क्रिस ये लॉकर ओपन करती है, उसी वक्त तुरंत ही यहाँ पर डीन आ जाता है। डीन आकर क्रिस को ये लॉकर यूज करने से मना करता है, क्योंकि ये उसके सबसे फेवरेट दोस्त मेसन का था। इन दोनों में बहस होती है। डीन क्रिस के साथ बदतमीजी करता है और क्रिस उसे जोर से किक मार देती है। इतनी देर में यहाँ पर इनके प्रिंसिपल मिस्टर क्रेवन आ जाते हैं, जो कि इन सभी लोगों को डिटेंशन की सजा देते हैं। इन्हें स्कूल के बाद कुछ मजीद टाइम के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जो कि इनकी सजा होगी। अब बेल बजती है और सब लोग अपनी क्लासेस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन चार्ली यहाँ पर अकेली रह जाती है। वो अपने लॉकर को ओपन करती है, उसमें अपना सामान रखती है, लेकिन जैसे ही वो लॉकर बंद करने लगती है तो दोस्तों, उसे लॉकर के बिल्कुल टॉप पर पड़ा हुआ वही स्कल मिलता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में मैसन को तोड़ते हुए देखा था। चार्ली स्कल को उठाती है और इसे उठाते ही दोस्तों, उसे उसके कान में सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई चीज उसे इसे ब्लॉक करने पर मजबूर कर रही हो। दोस्तों, चार्ली इसे बहुत गौर से देखती है और इसका आकार उसे बिल्कुल एक विसल जैसा लग रहा होता है, एक एशियन टाइम की बहुत ही पुरानी विसल। इसे ऑब्जर्व करते करते उसे इतना ज्यादा वक्त गुजर जाता है, वो इसके अंदर इतनी ज्यादा खो जाती है और वो इसे ब्लॉक करने ही वाली होती है कि अचानक से स्कूल की छुट्टी की रिंग बजती है और चार्ली इसे ब्लॉक करने से बच जाती है। लेकिन अब उन लोगों की डिटेंशन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए अब चार्ली और ये सभी लोग मिस्टर क्रेवन की डिटेंशन क्लास में चले जाते हैं। दोस्तों, चार्ली ने ये एंशिएंट पीस ओपन ही पकड़ा होता है। जाते ही उसे डीन देख लेता है। डीन प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करता है
है कि क्या स्कूल में ऐसी एशियंट चीजें लाना अलाउ है। और अब दोस्तों तजस्सुस चार्ली से हटकर मिस्टर क्रेवन के पास चला जाता है। वो चार्ली को बुलाते हैं, देखना चाहते हैं कि ये चीज क्या है। एक बहुत खौफनाक स्कल बना हुआ है और अब वो इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करते हैं। इस पर लिखे हुए शब्दों का मतलब गूगल ट्रांसलेट पर देखा जाता है दोस्तों, जिसका मतलब बनता है समिन द डेथ। क्योंकि गूगल ट्रांसलेट ने एशियंट वर्ड्स का मतलब बताया है, इसलिए ये लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इतनी पुरानी एशियंट लैंग्वेज का मतलब हो सकता है यहाँ पर ठीक बताया ना गया हो, लेकिन दोस्तों इन्हें इतना तो पता चल जाता है कि ये एक काजू है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विसल करने के काम आता है। बहरहाल मिस्टर क्रेवन इसको अपने पास ही रख लेते हैं क्योंकि ये क्विज को लॉकर से मिला था, इसलिए हो सकता है कि ये स्कूल की कोई कीमती चीज हो। और अब ये सभी लोग डिटेंशन क्लास खत्म करने के बाद अपने घर जाने के लिए बाहर आते हैं। स्कूल के बाहर इन सब को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि क्विज यहाँ पर न्यू आई है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्विज एक दूसरे टाउन से यहाँ पर शिफ्ट हुई है। उसके पेरेंट्स एक कार हादसे में मर चुके हैं। वो कार हादसा कुछ इस तरह का था कि सभी टाउन के लोग क्रिस को बुरा भला कहते थे, इसलिए क्रिस को बिल आखिर वो टाउन छोड़कर अपने कजन रेल के पास रहने के लिए आना पड़ा। और यहाँ पर एली क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंगली क्रिस में इंटरेस्ट दिखा रही होती है, इसलिए वो क्रिस को और उसके कजन को रात में होने वाली पूल पार्टी में इनवाइट करती है। जबकि डीन भी यहाँ पर इनके साथ ही होता है। डीन की गर्लफ्रेंड है ग्रेस और ग्रेस को रेल बचपन से पसंद करता है, इसलिए शायद इन लोगों का ग्रुप है, लेकिन ग्रेस ये बात नहीं जानती। लेकिन दोस्तों इन सभी लोगों के जाने के बाद रेल को याद आता है कि उसका वो मैगजीन जो उसके पसंदीदा कैरेक्टर रिवेंजर पर बना हुआ है वो तो वो मिस्टर क्रेवन की क्लास में ही छोड़ आया है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि मिस्टर क्रेवन बजाय इसके कि इस पीस को संभाल के रखते या कॉलेज में जमा करा देते, वो इसे नेट पर सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां पर इसकी कीमत हजारों डॉलर्स में होती है। या यूं समझ ले कि इसके जैसे जितने भी एशियन पीसीज इस वक्त दुनिया पर मौजूद हैं उन सब की कीमतें हजारों डॉलर्स में होती हैं। मिस्टर क्रेवन इसे सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आती है, क्या ये पीस वर्किंग हालत में है। और अब मिस्टर क्रेवन इसे ब्लॉक करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये ठीक से काम कर रही है। विसल की आवाज इतनी जोरदार होती है कि बिल्डिंग के शीशे क्रैक हो जाते हैं और साथ ही मिस्टर क्रेवन बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और उन्हें बाहर खुली हवा में जाना चाहिए। दोस्तों विसल ब्लो करने से पहले मिस्टर क्रेवन को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। विसल ब्लो करने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो बाहर निकलते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो बाहर निकल के कॉलेज के कॉरिडोर में स्मोक कर रहे होते हैं और उनके पीछे जोरदार आवाज के साथ दरवाजा ओपन हो जाता है और उसमें से कोई शख्स बहुत ही बुरी हालत में चलता हुआ, जैसे वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, मिस्टर क्रेवन की तरफ आ रहा होता है। मिस्टर क्रेवन उसे वार्न करते हैं कि कॉलेज इस वक्त बंद है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। लेकिन वो शख्स मिस्टर क्रेवन की कोई भी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता रहता है और मिस्टर क्रेवन की तो जैसे सांसें ही रुकने लग जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इतनी देर में ही यहाँ पर स्कूल का स्वीपर आ जाता है, मिस्टर क्रेवन को टच करता है। मिस्टर क्रेवन चौंक के उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस देखते हैं वो शख्स जो मिस्टर क्रेवन के पास आ रहा था वो वहाँ पर नहीं होता और मिस्टर क्रेवन अब डर से थोड़ा राहत का सांस लेते हैं और वापस अपने रूम में चले जाते हैं। और अब दोस्तों उनकी हालत कुछ इस तरह से होती है कि उनके मुंह से धुआं निकल रहा होता है, जैसे वो बहुत अरसे से बीमार हो। और जैसे ही वो पीछे पलटते हैं कोई बहुत ही भयानक चीज उनके पीछे खड़ी होती है जिसके बाल नहीं होते, उसके मुंह से और सीने से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। मिस्टर क्रेवन उसे देखकर चौंकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते चीज उनके सीने में हाथ डालती है और उनके लंग्स पकड़ लेती है। दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में ऐसे लगता है जैसे मिस्टर क्रेवन ओल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बाल उतरने लगते हैं, उनकी स्किन ढीली हो जाती है और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद उनकी हालत बिल्कुल उसी चीज जैसी, उसी एंटिटी जैसी लग रही होती है। दोस्तों ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे मैसन को जब किसी एंटिटी ने आकर पकड़ा था तो जलने के बाद उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई थी जैसी उस एंटिटी की हालत थी। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम पहुंचते हैं पूल पार्टी पे और यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन दोस्तों जब रेल यहाँ पर आता है तो उसके हाथ में यही
विसल होती है। और अब हमें पता चलता है कि मिस्टर क्रेवन जिस वक्त अपनी क्लास से बाहर निकले थे उस वक्त वेल चुपके से क्लास के अंदर गया था अपना मैगजीन रिवेंजर लेने के लिए। उसने वहां पर मिस्टर क्रेवन की ये सारी हरकत देखी कि वो किस तरह से इस एशियन पीस को सेल करने वाले थे। और दोस्तों इसी वजह से वेल ने वहां से ये विसल चुरा ली थी। और दोस्तों अब वो ये विसल लेकर पूल पार्टी पर आता है जहां पर वो बहुत फख्र के साथ इन लोगों को ये पेश करता है, तोहफा कबूल कीजिए। बाकी सब लोग तो इसे बजाने से डर रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर साफ लिखा हुआ था समन डॉटेड। लेकिन डीन जो कि काफी हिम्मत वाला है, ताकत वाला है, ग्रेस उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो ग्रेस को ये डेर देता है कि वो इस विसल को बजाए। एली और क्रिस जब ये सारा सीन देखते हैं तो ये दोनों घबरा जाते हैं। ये लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब तक ये गेट तक पहुंचते हैं ग्रेस विसल बजा देती है। और अब दोस्तों हमें इसकी पूरी प्रॉपर आवाज सुनाई देती है जो कि इंतहाई बुरी होती है, जैसे कोई शख्स बड़े बड़े नाखूनों को किसी चीज पर खींच रहा हो और बहुत लाउड साउंड क्रिएट हो रहा हो। दोस्तों अब सीन कुछ इस तरह से है कि ग्रेस इस विसल को बजाती है और उसके सबसे करीब होता है डीन, उसके बाद होता है रेल क्योंकि वो ग्रेस को पसंद करता है तो वो तो वहां बैठा ग्रेस को देख रहा होता है। इसके बाद होती है क्रिस जो कि बाहर जा ही रही होती है और सबसे दूर होती है एली। दोस्तों ग्रेस ने ये विसल अपने ही घर के लॉन में यानी कि खुले एरिया में बजाई होती है और अब इन सभी को दूर से मुख्तलिफ लोगों की सरगोशी की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और अब इस एरिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। लेकिन दूर बहुत से लोग ऊंची आवाज में सरगोशी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये सभी लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। डीन जानबूझकर मजाक करता है, इन लोगों को जानबूझकर डराता है और बिलाखिर ये लोग परेशान होकर पूल पार्टी से वापस अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर एली क्रिस को अपना नंबर देती है। वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही होती है क्रिस में जो कि दोनों ही फीमेल्स हैं। क्रिस अपने घर जाती है, बार बार अपने मोबाइल पर एली के लिए टेक्स्ट मैसेज लिख रही होती है लेकिन वो उन्हें बार बार डिलीट भी कर देती है। एकदम से उसके कानों में तेज म्यूजिक बजने लगता है और वो अपनी विंडो से बाहर देखती है तो सामने दरख्त पर कहा जाए तो उसी के जैसी जिसामत वाली कोई एंटिटी खड़ी होती है जो कि क्रिस की तरफ इशारा करती है। क्रिस उसे देखते देखते बगैर मोबाइल को देखे बहुत से टेक्स्ट मैसेज लिखती है और वो इन मैसेजेस को एली को सेंड कर देती है जो कि शायद उसे करने ही थे और ये भी आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। बहरहाल क्रिस एली को टेक्स्ट मैसेज कर देती है। जैसे ही रेल यहाँ पर आता है क्रिस को होश आता है, इतनी देर में एली का रिप्लाई भी आ जाता है। क्रिस जब अपने मोबाइल को देखती है तो उसे समझ आती है लेकिन रेल सारे मामले को देखता है और अब बात खुल के सामने आती है। एली क्रिस को पसंद करती है और वो उसे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल में इनवाइट कर देती है। रेल अब मामले को संभालता है और क्रिस के मोबाइल से एली को पॉजिटिव मैसेज करता है और दोस्तों अब ये लोग सुबह हार्वेस्ट फेस्टिवल में जाएंगे, एक ऐसा फेस्टिवल जो कि फसलों के कटने के बाद मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं ग्रेस को जो कि इस वक्त अपने घर में उसी सेम पूल में अकेली होती है। उसकी बैक साइड से जंगल की तरफ से कोई चीज पैरों और हाथों के बल चलती हुई लॉन में एंटर होती है और चुप कर ग्रेस को सरगोशी में आवाजें देना स्टार्ट करती है। ग्रेस समझती है कि शायद उसका छोटा भाई उसके साथ मजाक कर रहा है। पूल से बाहर निकलती है और उसे ढूंढने के लिए सेम उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ये एंटिटी छुपी थी। ग्रेस अभी इस जगह को देख ही रही होती है कि बैक साइड से किसी बूढ़ी औरत का हाथ उसके फेस पर टच करता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो पीछे मुड़ती है तो उससे 10-12 फीट दूर उसका छोटा भाई खड़ा होता है। ग्रेस उसे ही डांट देती है ये सोचे बगैर कि वो तो बहुत दूर खड़ा था। और अब दोस्तों अगली सुबह ये लोग अपने हाई स्कूल यानी कॉलेज जाते हैं और वहां पर जाकर इनको पता चलता है कि मिस्टर क्रेवन मर चुके हैं। जब ये लोग उनके मरने के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं तो इनको पता चलता है कि मिस्टर क्रेवन को अचानक से 4 स्टेज लंग्स कैंसर हो गया था और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई है जो कि दोस्तों इन लोगों के लिए काफी अजीब बात होती है। कल तक जब ये लोग उनसे मिले थे तो वो काफी बेहतर लग रहे थे लेकिन आज अचानक स्टेज 4 कैंसर। लेकिन बहरहाल इन लोगों को कुछ ज्यादा समझ नहीं आती। लेकिन दोस्तों एली बैठी जब इस सेमिनार में सामने देख रही होती है तो उसके बिल्कुल सामने बैठी एक लेडी जिसने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी होती है वो अचानक से इस तरह से क्लिक करने लगती है जैसे उसे सीजर हो गया और दौड़ा पड़ गया। वो अपने चेहरे को लेफ्ट और राइट मूव करती है और फिर अचानक से 360 एंगल पीछे की तरफ अपनी गर्दन को मूव करती है
एली के अलावा ये सीन और कोई नहीं देख पाता। एली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने दोस्तों को बताती है, और अब ये सभी लोग ये नतीजा निकालते हैं कि ये शायद सब कुछ इनके साथ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने इस एंशिएंट पीस को ढूंढ निकाला है। इसी वजह से शायद मिस्टर क्रेवन भी मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों ये पीस तो मैसन के लॉकर से निकला था, इसलिए अब ये लोग मैसन की फैमिली के पास जाकर, मैसन के घर जाकर उसे ये वापस देने का इरादा करते हैं। और स्कूल के बाद क्रिस और एली मैसन के घर पहुंचते हैं, जहां पर इन दोनों को एक लेडी मिलती है जो कि काफी ओल्ड होती है। दोस्तों ये मैसन की नानी होती है, जो कि दोस्तों अजीब ही मस्ती में होती है। आग लगे जंगल में ये अपने मंगल में, वो बजाय इन लोगों को इसका कोई हल बताती, वो इन्हें बताती है कि उसकी बेटी और उसका ग्रैंडसन भी मारा गया है। क्रिस ने इस पीस को नहीं ढूंढा, बल्कि इस पीस ने क्रिस को ढूंढ निकाला था। यहाँ तक कि नानी बताती है कि उसने मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर इससे भी ज्यादा भयानक मुख्तलिफ एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे किए हुए हैं। उसे क्या लगे दुनिया के साथ, उसका जो अपना घर है बैंक से कर्जा लेने की वजह से अब बैंक वाले ही यानी इस लेडी के घर को नीलाम करने वाले हैं। यानी ये सब कुछ तो वो अपने बारे में इनको आते ही बता देती है। लेकिन दोस्तों इनके बहुत ज्यादा पूछने पर, बहुत ज्यादा इसरार करने पर अब वो इनको बताती है कि ये विसल जिसे आप समझ रहे हैं कि ये डेड को बुलाने का एक जरिया है, ये डेड को नहीं बुलाती, ये तो डेथ को बुलाती है, और किसी रैंडम पर्सन की डेथ को नहीं, बल्कि उसकी डेथ को जिसने इसे सुना हो या इसे ब्लॉक किया हो। दोस्तों ये वुमेन इन दोनों को अभी इतनी ही बात बताती है कि ये दोनों समझते हैं कि शायद इस वुमेन का टाइम पूरा हो चुका है और ये बूढ़ा होने की वजह से सठिया गई है। ये दोनों वहां से बाहर निकलती हैं, लेकिन ये कुछ हद तक परेशान होती हैं और ये सारी बात अपने दोस्तों को बताना चाहती हैं। इससे पहले कि ये दोनों ये सारी बात अपने दोस्तों को बता पाती, शहद की मक्खी के पीछे ग्रेस के पीछे डीन, उसका दोस्त टैनर और रेल हार्वेस्ट फेस्टिवल में चले जाते हैं, जहां पर अब ग्रेस डीन को डेयर देती है। दोस्तों हार्वेस्ट फेस्टिवल में एक बहुत बड़ा मेज बनाया जाता है। मेज क्या होता है, जैसे रास्ता तलाश करो। गंदम की कटाई करने के बाद उसके बहुत ऊंचे टीले दीवारों की तरह लगाए जाते हैं, जिनमें से गुजरकर इन लोगों ने रास्ता तलाश करना होता है, और जो शख्स सबसे पहले सेंटर में मौजूद बेल्स तक पहुंचेगा वो यहाँ का विनर होगा। ग्रेस डीन को चैलेंज देती है कि दोनों में से कौन सबसे पहले बेल्स को बजाएगा। अब ये लोग इस मेज में एंटर होते हैं, जो कि दोस्तों कोई आम मेज नहीं होता। इसमें कदम कदम पर डराने के लिए लोग खड़े होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किलर्स के कॉस्ट्यूम में होते हैं, और ये हॉरर कॉस्ट्यूम्स वाले इन लोगों को बहुत ज्यादा डराते हैं। लेकिन ग्रेस बहुत ज्यादा बहादुर है, वो डीन से आगे निकल जाती है, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पर खो जाती है। पीछे से कई हॉरर चीजों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन सामने से उसे आती हुई एक बूढ़ी औरत, एक एंटिटी नजर आती है। ग्रेस जब उसे देखती है तो वो औरत ग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाती है और ग्रेस का नाम पुकारती है। जैसे ही वो सरगोशी में ग्रेस का नाम पुकारती है तो ग्रेस समझ आती है शायद उसने इस चीज को पहले भी देखा था, शायद उसने उसकी आवाज पहले भी सुनी थी। ग्रेस अब उस औरत से डरने लग जाती है, जो कि बहुत खौफनाक तरीके से ग्रेस का पीछा स्टार्ट कर देती है। ग्रेस जहां भी जाती है ये वुमेन अचानक से उसके सामने आ जाती है। कभी ये बनी हुई दीवारों से उल्टा नीचे उतरती है, लेकिन अचानक एक जगह जाकर ग्रेस को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डर पर जब गुस्सा हावी हो जाता है, ग्रेस इसे बेलचे से हिट कर देती है। जैसे ही ग्रेस इस वुमेन को हिट करती है, जिस जगह पर हिट करती है फेस के उसी तरफ, उसी जगह पर ग्रेस को भी जख्म आ जाता है। वुमेन नीचे गिरती है तो ग्रेस भी नीचे गिरती है, लेकिन दोस्तों वुमेन क्योंकि बहुत ओल्ड होती है इसलिए वो बेहोश हो जाती है। ग्रेस उठती है, ओल्ड वुमेन के पास पड़े हुए अपने मोबाइल को उठाने लगती है कि ये वुमेन एक बहुत वियर्ड सी स्माइल के साथ जाग जाती है और ये अपने चारों हाथ और पैरों पर बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा होती है। ग्रेस इससे डर कर फिर से भागने लगती है। उसके सामने एक टनल नुमा आखिरी रास्ता आता है, जिसको क्रॉस करके उसने बेल तक, उस टावर तक जो सेंटर में लगा हुआ है, पहुंचना होता है। ग्रेस उसमें घुस जाती है। वो थोड़ा ही दूर पहुंचती है कि वुमेन उसके पीछे तेजी से आती है और इस पैसेज में वो ग्रेस को पकड़ लेती है। दोस्तों वो जिस हिस्से में
जिस जगह पर ग्रेस को टच करती है। ग्रेस की स्किन भी बिल्कुल उस वुमेन की तरह होने लग जाती है। ग्रेस अपने आप को छुड़ाती है, टावर के पास पहुंचती है, मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पर अपनी मदद करने वाला कोई भी नजर नहीं आता। मिलाकर वो बेल को बजाने की कोशिश करती है ताकि लोग समझ सकें कि ग्रेस यहाँ पर पहुंच चुकी है। वो बेल को बजाने के लिए अपना हाथ बुलंद करती है, लेकिन दोस्तों ये वुमेन टावर के ऊपर से ही अपसाइड डाउन नीचे लटकती है, ग्रेस को किस करती है। और दोस्तों देखते ही देखते कुछ ही पलों में ग्रेस बिल्कुल इस वुमेन की तरह ही लगने लग जाती है। जब डीन यहाँ पर पहुंचता है तो वो ग्रेस जैसे ड्रेस में एक बहुत ही बूढ़ी वुमेन को बेल के साथ लटका हुआ देखता है। और फिर दोस्तों यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और दोस्तों अब ये बाकी बचे हुए दोस्त बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रेस मर चुकी है। जी हाँ, सच में ग्रेस उस वुमेन के टच करने की वजह से ओल्ड हो गई थी और मर गई थी। और अब इन सभी लोगों को पता चलता है कि मेसन की क्या कह रही थी। क्रिस और एली डीन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डीन तो ये समझता है कि शायद ग्रेस कहीं और चली गई है और वो मरी नहीं है। रेल और डीन के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें डीन रेल से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस को जानबूझकर मरा हुआ इसलिए कंसीडर करना चाहता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करता था, और ये बात डीन जानता है। और हारे हुए लोग इसी तरह की हरकतें किया करते हैं। इस बात पर रेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। बहरहाल अब ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, इसलिए वो अपने घर की बालकनी पर बैठा होता है, जहाँ पर वो ऐसा तस्वुर करता है, उसके ज़हन में ऐसा ख्याल आता है जैसे वो एक क्रशर में गिर रहा हो जिसमें कारों को क्रश किया जाता है। यहाँ पर रेल को समझ आती है कि उसकी मौत उस क्रशर में गिरने की वजह से होनी है। अब ये सभी लोग अपनी अपनी मौत को देख चुके हैं, लेकिन डीन के सामने जब उसी के जैसी दिखने वाली बहुत बुरी हालत में एंटिटी आती है तो डीन तो उसे देखकर डर जाता है। आपको याद है विसल बजाते वक्त ग्रेस के सबसे करीब कौन था? डीन। ये एंटिटी जब उसके सामने आती है, डीन को टच करती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उसका एक्सीडेंट हो रहा हो। वो स्पोर्ट्स का शौकीन है और बाज दफा ड्रंक एंड ड्राइव करता भी है, लेकिन दोस्तों इस बार वो ऐसे जमीन से ऊपर उठता है और उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे उसका बहुत ही जोर से एक्सीडेंट हुआ हो। उसके जिस्म का एक एक पीस, एक एक मांस, एक एक हड्डी टूट जाती है जो कि बिल्कुल पहचानने के काबिल नहीं रहता। और दोस्तों यहाँ पर डीन भी मारा जाता है और दूसरी तरफ क्रिस, एली और रेल दोबारा से मेसन की नानी के घर जाते हैं, जो कि दोस्तों अब खुद भी बिल्कुल मरने वाली होती है और इस बार वो इन लोगों को पूरा सच बताती है। विसल एक इंस्ट्रूमेंट है। जब भी कोई शख्स विसल ब्लो करता है, जो भी उसे सुनता है या जो उसे ब्लो करता है, वो एक चीज को बुलाता है, एक एंटिटी को बुलाता है जिसे चाको कहते हैं। हर शख्स की एंटिटी उसी से मिलती जुलती है, जो कि एक जरिया है उसे उसकी डेथ से मिलाने का, यानी ह्यूमन, विसल, चाको और फिर डेथ। पुराने जमाने के लोग चाको को यूज किया करते थे सोल्स को इकट्ठा करने के लिए, सोल्स को गुलाम बनाने के लिए। दोस्तों जिस वक्त ये वुमेन पूरा सच इन लोगों को बता रही होती है, क्रिस भी अपनी डेथ को या यूं कह लें कि अपने चाको को मिरर के रिफ्लेक्शन में अपने पीछे खड़ा देखती है जिसे सिरिंज लगी होती है और उसके जिस्म से पानी गिर रहा होता है। और दोस्तों लास्ट में मेसन की नानी अपनी आखिरी सांसों पर लोगों को चाकू से बचने का पूरा तरीका बताती है। जिस वक्त चाकू यानी इनकी डेथ इनके पास हो और ये उसे महसूस कर सकते हो, तो इन्हें अपने खून से किसी दूसरे शख्स को मार करना है। इट्स मीन के चाकू एक जरिया है डेथ से मिलाने का। तो जैसे ही ये किसी और को अपने खून से मार करेंगे, चाकू उस शख्स की डेथ को उससे मिला देगी और ये लोग बच जाएंगे। दोस्तों क्योंकि चाकू सिर्फ एक जरिया है, एक वेसल है किसी इंसान को उसकी डेथ से मिलाने का, इसलिए जैसे ही वो किसी इंसान को टच करती है तो उसकी उम्र एकदम से बढ़ने लगती है। इसमें इनके मिस्टर क्रेवन को उस वक्त लंग कैंसर नहीं था, लेकिन चाको ने जैसे ही उसके लंग्स को टच किया, मिस्टर क्रेवन को जो बाद में लंग्स कैंसर होना था का वक्त स्पीड में गुजरा, उनको लंग्स कैंसर हुआ, उनकी हालत बिगड़ गई और बिलाखिर वो मारे गए, अपनी डेथ से जा मिले। इसी तरह ग्रेस भी और इसी तरह मेसन भी और इसी तरह डीन भी अपने डेथ के वक्त तक जा मिला। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी शख्स को जैसे कि ग्रेस को बूढ़ा होकर
मौत आनी थी। जैसे ही चाको ने उसे टच किया वो वेसल पूरी हो गई और ग्रेस सडनली बूढ़ी हो गई और मरते वक्त उसकी उम्र तकरीबन 100 साल से ज्यादा लग रही थी। बहुत खौफनाक। तो दोस्तों हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब रेल को, क्रिस को और एली को पता चल चुका है कि कैसे वो चाको से बच सकते हैं। तो ये लोग जल्दी से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ताकि फटाफट से ये कुछ कर सकें इससे पहले कि ये लोग मारे जाएं। जबकि इस वक्त भी एली और क्रिस का ये मानना होता है कि अगर ये लोग इकट्ठे रहें तो कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन रेल तो इनसे लड़कर कार लेकर अलहदा ही चला जाता है और अब वो एक शख्स के पास पहुंचता है जिसका नाम नोआ होता है। दोस्तों नोआ एक चर्च के लिए काम करता है जहां पर वो अच्छा दिखने की आड़ में बच्चों को वीड सप्लाई करता है जो कि नशा होती है। रेल की नजर में इससे बुरा इंसान और कोई नहीं होता, इसलिए रेल उसको किडनैप करता है और दोस्तों शहर की उसी फैक्ट्री में, उसी क्रशिंग फैक्ट्री में लेकर जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वहां पर जाकर वो नोआ को, जो कि उसकी नजर में बहुत ही बुरा शख्स है, अपना ब्लड लगाने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में ही यहाँ पर क्रिस और एली आ जाते हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि इनकी नजर में ऐसा करना एक कत्ल के जुमरे में आता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों अभी भी कॉन्फिडेंट है कि ये जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन इतनी देर में रेल की मौत वहां आ जाती है क्योंकि रेल की मौत क्रशर में गिरने से होनी थी, इसलिए क्रशर तो नजर नहीं आता, लेकिन रेल आहिस्ता आहिस्ता करके क्रश हो जाता है और हवा में खून फैल जाता है, यानी वो हवा में ही गायब हो जाता है। और नोवा को वहीं चेयर के साथ बंधा हुआ छोड़कर एली और क्रिस इस फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं जहां पर इनके बिल्कुल सामने एक ऑटो रिपेयर शॉप होती है। अब ये लोग उसके अंदर एंटर होते हैं। दोस्तों ये दोनों क्योंकि काफी समझदार थी, रेल की बातों से ही इनको अंदाजा होता है कि कोई शख्स सिर्फ एक ही बार मर सकता है। इट्स मीन के अगर एक बार किसी शख्स को मार दिया जाए और फिर उसको जिंदा कर दिया जाए तो फिर चाको, जो कि एक जरिया है मौत से ही मिलाने का, कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर उसी तरह से सिरिंज के साथ क्रिस को इंजेक्शन लगा के मार दिया जाता है और उसके दिल को स्टॉप करने के लिए उसे ठंडे पानी में एली डुबो देती है। दोस्तों यहाँ पर क्रिस लिटरली मर जाती है और मरते वक्त उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे मिरर में उसके चाको की थी। लेकिन अब एली दोबारा से क्रिस को जिंदा करना स्टार्ट करती है, उसे बिजली के झटके देती है, लेकिन क्रिस तो जिंदा नहीं होती। इतनी देर में यहाँ पर नोआ आ जाता है जो कि एली को शूट कर देता है। अब एली जब जमीन पर गिरती है तो बुलेट लगने की वजह से वो बिल्कुल अपने चाको की तरह ही क्लिक करने लग जाती है, यानी उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं। एली भी जमीन पर गिर जाती है, क्रिस भी मरी होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चाको एक बहुत ही गहरे पानी के तालाब में, जिसमें एक छोटा सा रोशनी का ओपनिंग होता है, वहां से क्रिस को खींच के नीचे उसकी मौत की तरफ लेकर जा रहा होता है, हमेशा की मौत की तरफ। और दोस्तों क्रिस यहाँ पर हिम्मत दिखाती है, वो अपनी दोस्त की मदद करने के लिए लाइट ओपनिंग तक तैर कर आती है और अचानक से क्रिस की आंख खुल जाती है। वो उठती है, एली की डेथ को, एली के चाको को उसके पास देखती है जिसने एक डॉक्टर की ड्रेस पहनी होती है, यानी जिस वक्त एली ने मरना था उस वक्त उसने एक डॉक्टर होना था। क्रिस एली को सहारा देती है, उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन बुलेट लगने की वजह से उसका बहुत ज्यादा खून बह गया होता है। उतनी देर में नोआ इनके करीब आ जाता है और वो कोई कसम खाने के लिए कि वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, इन्हें डराने के लिए एली का खून अपने हाथ पर खुद ही लगा लेता है। जैसे ही वो एली का खून अपने हाथ पर लगाता है, बजाय इसके वो अब इन लोगों को मार पाता, उसे अपने सामने अपना चाको नजर आता है, अपनी वो एंटिटी नजर आती है, अपनी डेथ नजर आती है। एक मोटा सा अजीब सा जिसका जिस्म फूला हुआ है वो शख्स इसकी तरफ भारी भरकम आवाज के साथ बढ़ रहा होता है। नोआ डर जाता है और उसे शूट करता है। दोस्तों जहां जहां इस एंटिटी को बुलेट लगती है, नोआ को भी बॉडी पर उन्हीं जगहों पर बुलेट लगती है और दोस्तों वो नीचे गिरता है और मर जाता है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे उसके चाको की थी। और दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं क्रिस और एली की जान बच जाती है, वो लोग यहाँ से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हमें फिर हाई स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस अपने बारे में बता रही होती है कि वो अब भी अपनी मौत को देख सकती है, उसका चाको हमेशा उसका पीछा करता रहता है और वो बताती है कि जो मौत उसे कई सालों के बाद आनी थी, क्योंकि उसने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए वो हर वक्त अब उसके पास रहती है। लेकिन अब क्रिस को मौत से डर बिल्कुल नहीं लगता। और दोस्तों यहाँ पर इसी वक्त एक
एक और गर्ल जो कि शायद इस हाई स्कूल में न्यू है, उसके लॉकर से सेम स्कल विसल निकलती है। एली और क्रिस ये देख नहीं पाती क्योंकि वो दोनों अपने रास्ते पर चली जाती है। जबकि दोस्तों हमने फैक्ट्री में ही स्कल विसल को टूटे हुए देखा था। तो दोस्तों इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।